हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डॉक्टर राजेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मनोव्याधि मनोविज्ञान का संज्ञानात्मक मॉडल। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मनोव्याधि मनोविज्ञान होता क्या है। अरे साइकोपैथोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानसिक विकारों के अध्ययन के साथ साथ उनका निदान भी किया जाता है, अर्थात कि व्यक्ति में कौन सा मानसिक विकार है और किन कारणों से वो विकार उत्पन्न हुआ है। इन सभी के अध्ययन को हम मनोव्याधि मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। अब संज्ञानात्मक मॉडल ये क्या है और इसका केंद्रीय थीम विषय क्या है, अर्थात वो केंद्रीय दूरी जिसके इर्द गिर्द ये मॉडल घूमता है। आपने अभी तक साइकोपैथोलॉजी के कई सारे मॉडल पढ़े हैं, जैसे बिहेवियरल मॉडल है, साइकोडायनामिक मॉडल है। तो इस मॉडल का भी अपना एक सेंट्रल थीम है और थीम ये है कि व्यक्ति के संज्ञानात्मक क्षेत्र में अगर किसी प्रकार की अनियमितताएं आ जाएं, किसी प्रकार की परेशानियां आ जाएं, उसका चिंतन, उसकी स्मृति, उसके बिलीफ सिस्टम अगर उनमें किसी प्रकार का डिस्टोर्शन हो जाता है तो ये मॉडल मानता है उन्हीं के कारण व्यक्ति में मानसिक विकार जन्म लेते हैं। व्यवहार मॉडल का है फॉल्टी लर्निंग, बायोलॉजिकल मॉडल का है ऑर्गेनिक सेंट्रल थीम कहते हैं। इसी प्रकार संज्ञानात्मक मॉडल का थीम है कॉग्निटिव कॉम्प्लिकेशंस, जो भी मैंने चर्चा की आपके सामने। प्रत्यक्षण में परेशानी, चिंतन में परेशानी, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो विश्वास हमारे हैं वो भी अनुपयुक्त हो, अतार्किक हो, तो इन सब के कारण से ही व्यक्ति में मानसिक विकार जन्म लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये कॉग्निटिव मॉडल कह रहा है। और कॉग्निटिव मॉडल को अगर हमें समझना है, जानना है, तो ये केंद्रीय विषय हमें हमारे मस्तिष्क में इसको रखना होगा, तभी हम जैसे हमने केंद्रीय विषय में कुछ संज्ञानात्मक जटिलताओं की बात की, कह तो दिया कि कॉग्निटिव कॉम्प्लिकेशन के कारण व्यक्ति में मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन वो कौन कौन सी संज्ञानात्मक जटिलताएं हैं, वो कौन कौन से कॉग्निटिव कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हमें हमारे सामान्य व्यवहार से असामान्य की ओर ले जाते हैं। एक एक करके जान लेते हैं इनको। स्वयं के बारे में इरेशनल, इलॉजिकल, जिसको हम अतार्किक या तर्कहीन धारणाएं अगर व्यक्ति में है तो उसको हम कॉग्निटिव कॉम्प्लिकेशंस कहेंगे। और जब व्यक्ति स्वयं इन धारणाओं को विकसित करता है तो वो मानसिक पटल पर एक अमिट छाप की तरह अपना काम करती हैं और उन्हीं के फलस्वरूप व्यक्ति असामान्य व्यवहार करने लगता है। अरे फॉल्टी एटीट्यूड अपने प्रति ही, जैसे कोई मानने लगता है कि मैं बहुत मोटा हूं, मुझे याद नहीं हो सकता, इस बार मैंने पेपर दिया, चाहे मैं कभी दे लूं मैं तो फेल ही होऊंगा। ये क्या है? एटीट्यूड टुवर्ड सेल्फ है, और वो भी नकारात्मक। वो व्यक्ति को असामान्य व्यवहार की तरफ धकेल देता है। ठीक है, ये सब में मिलता है, लेकिन इतना नहीं मिलता कि हमारे व्यवहार को असामान्य कर दे। जब हमें निराशा होती है, जब हम किसी परीक्षा में या जब हमने लक्ष्य तक पहुंचने में हमें परेशानी होती है या नहीं पहुंच पाते किसी कारणवश, तो कुछ पल के लिए हमारे अंदर ये विचार जरूर आते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हर समय हमारे ये विचार ऐसे रहते हैं और हर पल हर इवेंट पर हमारा व्यवहार उनसे निर्धारित होता है। ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन जिन व्यक्तियों का होता है उन्हें हम असामान्य कहते हैं। लेबलिंग, बेतुके नाम दे देना, किनको? घटनाओं को, चीजों को
आसपास के इन्वायरमेंट को, अपने ही लोगों को इस तरह से लेबल करना कि वो लेबल उस व्यक्ति के मानसिक पटल पर एक पत्थर की लकीर बन जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति उनको, जिनको उसने लेबल किया है, वो उसी दृष्टिकोण से देखता है, यानी उसी लेबल से देखता है तो उसी के अनुरूप व्यवहार करेगा। और ये जरूरी नहीं है कि उसका दिया हुआ लेबल सही हो, जबकि वो बेतुके, अतार्किक, बेकार के लेबल देता है, तो उसका व्यवहार भी ऐसा ही होगा, तो वो असामान्य प्रतीत होगा ही होगा। राई का पहाड़ बनाना, छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं, छोटी छोटी बातें हमारे यहाँ होती रहती हैं, आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, कई बार दूसरे से गलती से कोई ऐसा शब्द निकल जाता है, ऐसी बात निकल जाती है जो सामने वाले को चुभ जाए। इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि उसका पहाड़ ही बना लिया जाए, हर समय वही बात मस्तिष्क में गूंजती रहे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जिन व्यक्तियों में कोग्निटिव कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो ऐसा करते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो इसलिए उसको असामान्य कहा जा सकता है। तो फिर अपना चिंतन, हम अपने चिंतन में स्वतंत्र होते हैं, जो किसी विचार को हम लेकर आए कोई हमें प्रभावित नहीं कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति दो प्रकार के विकल्प अपने चिंतन में रखते हैं, वो कौन कौन से? ऑल और नन। ऑल और नन का मतलब यहां पर है या तो संपूर्ण या कुछ भी नहीं, अर्थात या तो संपूर्ण में सब कुछ मुझे मिल जाए या सब मेरी बात को जैसा मैं कहता हूं वैसा स्वीकार करें, या जो दूसरे बोल रहे हैं उनमें कोई मूल्य नहीं है, कोई मान्य नहीं है। ये जो चिंतन के पहलू हैं, विकल्प हैं, ये व्यक्ति पर एक कॉग्निटिव प्रेशर डालते हैं, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। किसी भी बात को, किसी भी घटना को बहुत बढ़ाना चढ़ाना, या कोई बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी घटना घट गई है, उसको भी बिल्कुल ही आधार ना देना, मूल्य ना देना, न्यूनीकरण बोलते हैं उसको। यहां पर आप दो बातें ध्यान रखिए कि जिस व्यक्ति में कॉग्निटिव कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, संज्ञानात्मक जटिलताएं होती हैं, वो चीजों को या तो छोटी छोटी चीजें हैं उनको बहुत बड़ा चढ़ाकर बात करता है, या जो बहुत बड़ी घटनाएं होती हैं उनको बहुत ही न्यूनीकरण करता है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, जाहिर सी बात है कि व्यक्ति को देख करके दुख होगा, उसका परिवार पर क्या बीतेगी, कौन उसके परिवार में है, कौन, इस प्रकार से व्यक्ति के अंदर सामान्य विचारधारा उत्पन्न होती है। लेकिन जिसमें कॉग्निटिव कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो मानसिक विकार से ग्रसित होता है, उसमें क्या आएगा? होता रहता है, तो सबको मरना है एक दिन, मुझे भी मरना है, तो कौन सी बड़ी बात होगी। अर्थात इतनी बड़ी घटना घट गई और उसको वो मिनिमाइज कर रहा है, न्यूनीकरण उसका कर रहा है, एक असामान्य व्यवहार का एक इंडिकेटर है। चिंतन तो होता ही है सभी में, और हमारे चिंतन की उड़ान बिल्कुल आजादी की होती है। लेकिन जिन व्यक्तियों में कॉग्निटिव कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनमें क्या होता है, वो अतार्किक, इलॉजिकल, जिसकी कोई एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ऐसा चिंतन में उलझेंगे और बार बार, और उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा रहेगी। अमूर्तता में चयनात्मक रिएक्शन, ये क्या चीज है? जब हमारा मस्तिष्क कंसेप्ट बनाता है, अवधारणाएं बनाता है, तो वो चीजों के गुणों को, उसकी विशेषताओं के आधार पर हम कोई भी अवधारणा को विकसित करते हैं। कई बार उसकी यूटिलिटी के आधार पर भी हम अवधारणा बना लेते हैं। वो अवधारणा एक एब्स्ट्रैक्शन होती है, और व्यक्ति अगर अपनी अवधारणाओं में विकसित करने में अगर चयनात्मक हो जाए कि मुझे तो इस वस्तु के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में यही मानना है और ये ऐसा ही है या ऐसा ही व्यवहार करता है, तो जो एब्स्ट्रैक्शन है, अमूर्तता का जो भाव हमारे अंदर जन्म लेता है, उसमें अगर चयनात्मकता हो जाए तो ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं असामान्य है। अति सामान्यकरण या गलत आरोपण, ये क्या चीज होती है भाई? ओवर जनरलाइजेशन,
अलग अलग प्रकार के उद्दीपकों के प्रति एक जैसा रिस्पॉन्स करना या प्रतिक्रिया करना, ये और जनरलाइजेशन होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जनरली भाई दूध का जला छाछ कोई फूक फूक कर पीता है, ये जनरलाइजेशन है। दूध से जल गया मुंह, तो जब लस्सी पिएगा तो भी फूक मारेगा। वहीं पर अगर उसको पानी भी दे दे तो भी फूक मार के पिए, अगर उसको हम जूस दे दें तो भी फूक मार के पिए। इसको और जनरलाइजेशन हम कहते हैं। और गलत आरोपण, ये गलत आरोपण क्या होता है कि हर घटना जो घटती है उसके कारणों को या तो अपने ऊपर ले लेना या किसी ऐसे व्यक्ति पर आरोपित कर देना जो संभव ही नहीं हो। मान लो बारिश हो रही है तो व्यक्ति ऐसा गलत आरोपण करता है कि मेरे कारण ज्यादा बारिश हो रही है, मेरे कारण ही बाढ़ आ रही है, मैंने ये गलत काम किया था, इसलिए परमात्मा मुझे इस बात की सजा दे रहा है। तो ये क्या है? गलत आरोपण है। ये भी क्या है? संज्ञानात्मक जटिलता है। प्रलयकारी भाव, प्रलय, प्रलय मतलब सब कुछ समाप्त हो जाने वाला, ऐसा भाव व्यक्ति में जन्म लेता है कि कुछ ही दिनों में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। या ये जो आजकल चल रहा है ना, ये हम सबको ले डूबेगा, हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हर कोई पापी हो गया है। ये सारे जो भाव हैं ये प्रलयकारी भाव है। और ये क्या दिखाते हैं? व्यक्ति में कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक पटल पर परेशानी है। और एक और है विकृत शारीरिक संवेदनाएं। व्यक्ति को जो शरीर से संबंधित संवेदनाएं होती है, सेंसेशन होती हैं, वो ऐसे लगती है कि सब बेकार है, खराब हो चुका सब। मान लिया जाए एक मच्छर ने भी काट लिया तो उस व्यक्ति को ऐसा अनुभव होगा कि जैसे कि मेरे शरीर में कोई बहुत बड़ा घाव हो गया और किसी ने तलवार से मुझे काट दिया है और अब कुछ देर बाद में मरने वाला शरीर में, या फिर मेरे लगने लगेगा कि मेरे शरीर में भयानक जहर फैल रहा है। कई बार तो उद्दीपक नहीं होता है, ना कोई मच्छर काटता ना कोई घटना घटती है, उसके बाद भी उसको संवेदनाएं होने लगती हैं। ये सारे के सारे क्या चीजें हैं? कोग्निटिव कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसको हम संज्ञानात्मक जटिलताएं कह सकते हैं। इस मॉडल के कुछ सिद्धांत हैं, प्रमुख की प्रिंसिपल है, वो 4 है। अंतर्गर्भित स्कीमा, जो हमारे इंटरनलाइज्ड स्कीमा होते हैं वो है। विश्वास, कोर बिलीफ। तीसरा है हमारी मान्यताएं, जिसको हम अजम्पशंस कहते हैं। और चौथा जो की प्रिंसिपल है वो है स्वचालित विचार प्रक्रिया, ऑटोमेटिक थॉट प्रोसेस। अर्थात इन्हीं सिद्धांत पर संज्ञानात्मक मॉडल की बिल्डिंग खड़ी हुई है। अब कुछ इनसाइट जो हमें मिली हैं कॉग्निटिव मॉडल से, उनको एक बार देख लेते हैं। प्रत्यक्षण संज्ञानात्मक मॉडल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात कॉग्निशन में परसेप्शन की बहुत ही अहम रोल है। होता क्या है, अगर हमारा प्रत्यक्षण किसी प्रकार से विकृत है, मतलब गलत है, इसको सामान्य भाषा में यूं समझ लीजिए, किसी चीज को या घटना को हम देखते हैं, उसके बारे में प्रत्यक्षण करते हैं, अगर वो प्रत्यक्षण हमारा सही नहीं है तो क्या होगा? उससे आने वाली सूचनाएं विकृत होंगी और उन सूचनाओं का जब प्रसंस्करण होगा, प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद जो आउटपुट आएगी वो भी विकृत होगी। और उस आउटपुट के आधार पर जब हम अपना बिहेवियर करेंगे तो वो भी असामान्य होगा। अर्थात प्रत्यक्षण कॉग्निशन में और हमारे व्यवहार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और कॉग्निशन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, इसकी खास बात एक और ये है कि अगर हमारा परसेप्शन किसी प्रकार से अनुचित है, इनअप्रोप्रिएट है, तो अगर व्यक्ति मानसिक विकारों से पहले से ही ग्रसित है, उन मानसिक विकारों को ठीक न होने में हमारा ये प्रत्यक्षण भी बीच बीच में अपना योगदान देता रहता है। अर्थात ठीक होने के लिए अगर व्यक्ति कोशिश भी करता है तो ये गलत और विकृत प्रत्यक्षण बीच में टांग अड़ाता रहता है।
इसका एक उदाहरण देता हूं आपको। अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं तो जैसे ही आप कोई ऐसी चीज को देखते हैं जो कि आपको अच्छी नहीं लगती है, बहुत से लोग हैं जैसे किसी को छिपकली पसंद नहीं है, किसी को मकड़ी है, किसी को कॉकरोच है, हालांकि बहुत ज्यादा नुकसानदायक नहीं है, फिर भी इनके प्रति लोगों को एक फोबिया सा होता है। तो जब हम इनको परसीव करते हैं, हम इनकी शेप, इनके व्यवहार को देखते नहीं, हम क्या देखते हैं, हमारे इनके प्रति क्या विचार प्रक्रिया है उसको हम देखते हैं। इस प्रकार हम उन वस्तुओं को, उन जीवों को अपने हिसाब से प्रत्यक्षित करते हैं, और जरूरी नहीं को प्रत्यक्षण ठीक हो, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हम एक प्रकार से विशेष व्यवहार करते हैं। अगर व्यक्ति वहीं पर मानसिक विकार से ग्रसित है तो भी उन चीजों को वो उस तरीके से देखेगा जिससे उसकी अपनी इच्छाएं, अपने जो भाव हैं वो पूर्ण हो, और उसी प्रकार वो व्यवहार करने लगता है। अगर मकड़ी को देखकर हम सामान्य रूप से उसको झाड़ू से, चप्पल से मारने की कोशिश करते हैं तो ये सामान्य सा व्यवहार लगता है। लेकिन अगर व्यक्ति कोई ऐसा व्यवहार करता है जो कि सामान्य की कैटेगरी में नहीं आता है, तो हम कह सकते हैं कि उसका जो प्रोटेक्शन है उसके प्रति, उसमें किसी प्रकार की विकृति है। अगर मैं इस संज्ञानात्मक मॉडल को एक चित्र के हिसाब से दिखाऊं तो ये आपके सामने शुरुआत होती है बचपन के आपके अनुभव, आपके बिलीफ, विश्वास, आपकी मान्यताएं। उसके बाद एक ट्रिगर की बात हम करेंगे जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आते हैं, स्टिमुलेशंस, या इंटरनल से भी आ सकते हैं। फिर आपके नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट प्रोसेस, वो फिर एक सर्कल को, एक साइकिल को जन्म देता है, जिससे क्या होता है कि हमारा व्यवहार प्रभावित होता है, और व्यवहार के बाद कुछ परिणाम निकल कर आते हैं, और उन परिणामों से हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स, कुछ भाव उत्पन्न होते हैं, और ये एक सर्कल चलता रहता है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक चीजों को आने वाली स्लाइड्स में। बचपन के अनुभव क्या है? अगर माता पिता के बीच में वैसा खटपट होती रहती है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, तो बच्चे क्या करेंगे? उन्हीं को देखकर सीखेंगे। स्कूल भी अगर अच्छा नहीं है, माहौल अगर अच्छा नहीं है बचपन का, वो परमानेंटली उसके दिमाग में बैठ जाएगी, और वो सोचेगा कि ऐसा ही होता है, और फिर वो वैसा ही व्यवहार करने लगता है, जिससे उसका विकास भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। दूसरी बात हम कर रहे थे को मनस खाका भी बोलते हैं, स्कीमा भी बोलते हैं। ये क्या है? एक मैप होता है, संज्ञानात्मक नक्शा होता है हमारे मस्तिष्क में। चीजों के बारे में अवधारणाएं, कंसेप्ट से ये विकसित होता है। अब ये स्कीमा अगर अनुचित है, सही से विकसित नहीं हो पाते हैं, और जिसके पीछे भी प्रोटेक्शन का ही रोल है, तो क्या होगा? व्यक्ति क्या सोचता है, कैसे सोचता है, कैसे वो चिंतन करेगा, उद्दीपक के प्रति कैसा वो व्यवहार करेगा, ये सारा का सारा डिपेंड करता है हमारे स्कीमा पर। जब हमारा स्कीमा ही, हमारा कॉग्निटिव मैप ही डिस्टोर्टेड होगा, तो उसका सीधा सीधा असर हमारे व्यवहार पर पड़ता है, और व्यवहार भी हमारा नकारात्मक होगा या असामान्य होगा। इसमें एक बात और ऐड कर लीजिए, स्कीमा अगर हमारा किसी प्रकार से दोषपूर्ण है तो हम सही से समस्या समाधान नहीं कर पाएंगे, हम सही से जीवन में आने वाली चुनौतियों से निपट नहीं पाएंगे, हम सही से चिंतन नहीं कर पाएंगे, और हमारा चिंतन भी अतार्किक होगा। अगर ये सारी चीजें दोषपूर्ण स्कीमा के कारण होती हैं, तो कहीं ना कहीं कमी जो है वो प्रोटेक्शन की है, और हमारा व्यवहार उसके फलस्वरूप असामान्य दिखाई देता है, और होता भी है। कोर बिलीफ्स, मूल विश्वास, जो संज्ञानात्मक हमारा स्कीमा है, उसके कोर में, बिल्कुल डीप में ये विश्वास छिपे हुए होते हैं, अर्थात बैठे हुए होते हैं, न्यूक्लियस कह लीजिए आप इसे। और ये विश्वास अनुभव से निर्मित होते हैं, और ये विश्वास किसके बारे में होते हैं? अपने बारे में,
दूसरों के बारे में और दूसरी दुनिया के लोगों के बारे में होते हैं विश्वास। अगर ये विश्वास नकारात्मक हो, पेसिमिस्टिक हो, दोषपूर्ण हो, विकृत हो, तो साधारण सी बात है, इन विश्वास के आधार पर की गई प्रतिक्रियाएं भी दोषपूर्ण होंगी। और को क्या है वो? असामान्य व्यवहार है। और असामान्य व्यवहार क्या दिखाता है? मानसिक विकार का एक द्योतक है। फिर मान्यताएं, अजम्पशंस। अजम्पशंस क्या होती हैं? एक कंडीशनल प्रपोजिशंस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सशर्त कथन। जैसे कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, यदि मैं नहीं पढ़ा तो फेल हो जाऊंगा, यदि मैंने पूरी नींद नहीं ली तो मैं बीमार हो जाऊंगा। इस प्रकार की चीजों को हम अजम्पशंस या कंडीशनल प्रपोजिशंस कहते हैं। इसमें भी व्यक्ति के जो प्रपोजिशंस हैं, ये अगर नकारात्मक हैं, ये अगर परेशानी से परिपूर्ण हैं, तो भी व्यक्ति असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। इसके साथ साथ देखिए, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो मैंने बता दिया यदि तो, दूसरा है जीवन के नियम, जीवन शैली से संबंधित आपके नियम क्या है कि किस प्रकार मैं अपने जीवन को जीता हूं, ये भी मान्यता है। अगर ये भी दोषपूर्ण है तो व्यवहार भी दोषपूर्ण होगा। और तीसरा जो है अभिवृत्ति, एटीट्यूड, स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति, ये भी अगर माल एडेप्टिव एटीट्यूड है तो व्यक्ति असामान्य रूप से व्यवहार करने लगता है। 3 प्रमुख मुद्दे हैं, 3 प्रमुख बातें हैं जो कि एटीट्यूड को प्रभावित करती हैं, जैसे स्वीकृति, क्षमता और नियंत्रण। कि किसी चीज को हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं, हमारा कॉम्पिटेंस क्या है और हमारा कंट्रोल क्या है, स्वयं के ऊपर कंट्रोल क्या है। ये तीनों चीजें निर्धारित करती है कि किसी के प्रति, किसी वस्तु के प्रति या घटना के प्रति हमारा एटीट्यूड किस प्रकार का रहेगा, और वे हमारी मान्यताओं को निर्मित करने में अपना योगदान देते हैं। अब कुछ जो हमारे मूल विश्वास हैं कि किस प्रकार से वो मनोवैज्ञानिक विकारों से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर जो व्यक्ति अवसाद से ग्रसित होता है तो उसके जो मूल विश्वास है, कोर बिलीफ, वो क्या क्या होंगी? नकारात्मक स्वयं मूल्यांकन उसका होगा, निराशा से भरा होगा, असफलता और मानसिक अभाव उसके अंदर हमेशा दिखाई देगा। ये उसके कोर बिलीव है। एक एक करके इन पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। सामान्यकृत दुश्चिंता विकार, जिसको हम जीएडी बोलते हैं, उसके मूल विश्वास क्या होंगे? गहन चिंता में डूबा रहेगा व्यक्ति, आत्म बलिदान देने की वो कोशिश करेगा, उसकी भावना उसके अंदर जगी रहेगी, जीवन शैली संबंधी उसके जो नियम होंगे ना, वो बहुत कठोर होंगे, इधर से उधर कुछ ना हो जाए। आतंक विकार, जिसको हम पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं, हमेशा वो उन्माद की स्थिति में रहेगा। उसका स्वास्थ्य है, उससे संबंधित वो नेगेटिव विचार उसके अंदर आते रहेंगे। फिर है सामाजिक दुर्भीति, सोशल फोबिया, लोगों से वो बचने की कोशिश जब करता है तो किस लिए? क्योंकि उसके अंदर कुछ कोर बिलीफ होती है। अस्वीकृति, कि कोई मुझे रिजेक्ट ना कर, कोई मेरी आलोचना ना कर दे, कोई मैं बैठूं तो मेरी कोई कमी ना निकाल दे, ये उसकी कोर बिलीफ होती है। मनोग्रस्ती बाध्यता विकार, ओसीडी बोलते हैं इसको, उस व्यक्ति की कोर बिलीफ क्या होती है? उसकी होती है ऐसे विश्वास जिनसे मानसिक या व्यवहारिक नियंत्रण खोने का डर हो तथा जो स्वयं को और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके अंदर ऐसा बिलीफ सिस्टम होगा कि वो उनके माध्यम से स्वयं को भी नुकसान पहुंचाएगा और दूसरों को भी पहुंचा सकता है। फिर है द्विध्रुवीय विकार, बाइपोलर डिसऑर्डर, कि अगर किसी डॉक्टर ने को दवाई लिख के दे दी तो उसको मानेंगे नहीं, सुबह के लिए नहीं है, शाम को लेंगे, शाम वाली भूल जाएंगे, कोई अनुपालन उसका नहीं हो। या तो वो बड़े उन्मादी रहेंगे या ऐसे अवसादग्रस्त विचारों से गिरे रहेंगे जो बार बार उसको परेशानी करते हैं। अनोरेक्सिया नर्वोसा, क्षुधा मांद्य विकार, उसकी क्या कोर बिलीफ होती है? विकृत स्वायत्तता, उसकी जो ऑटोनॉमी है, अपने आप पर जो उसका कंट्रोल है, वो विकृत होता है। कंट्रोल बहुत ज्यादा, उसको विकृत बोलेंगे ना, बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं अपने ऊपर, कि मैं बहुत मोटा या मोटी हूं, मरने की स्थिति में आ जाएंगे लेकिन दिमाग में रहेगा बहुत मोटा। ये कोर बिलीफ है उनकी। आत्मघाती विचार और विरादा, ये भी एक मानसिक विकार है। शर्म, अलगाव, विफलता,
आरोपण, दोष, अर्थात मानसिक विकार वाले लोगों का अपना एक ही पैटर्न होता है मूल विश्वास का। फिर मैंने बात की थी मॉडल में ट्रिगर की, जिसको हम उत्प्रेरक बोलते हैं। जो पर्यावरणीय उद्दीपक होते हैं या वो घटनाएं होती हैं, वो हमारे अंदर एक विचारों की श्रृंखला को जन्म देती है। और किस प्रकार की? नकारात्मक। और अंतिम बात करते हैं नकारात्मक स्वचालित विचार। नाम से ही स्पष्ट है, ये नकारात्मक होने के साथ साथ इन पर कोई कंट्रोल नहीं होता और लगातार ये चलते रहते हैं, जिन पर व्यक्ति अपने आप चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। और नकारात्मक कैसे होंगे? किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना, किसी व्यक्ति ने आपसे कुछ कह दिया, वो बातें बार बार मस्तिष्क में रिजोनेट होती रहती है, जिसके कारण से व्यक्ति हमेशा इन्हीं विचारों के इर्द गिर्द घूमता रहता है और ये विचार व्यक्ति की जो कॉग्निटिव एनर्जी है उसको डिप्लीट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो व्यक्ति थका थका महसूस करने लगता है। दोस्तों, ये था मनोव्याधि मनोविज्ञान का संज्ञानात्मक मॉडल। और गहराई से आपको जानना है तो ये मेरे संदर्भ है, इनको जरूर देखिए आप, ताकि आप और भी बहुत कुछ इस मॉडल के बारे में जान पाएंगे। वीडियो के कंटेंट्स और प्रेजेंटेशन स्टाइल आपको अगर अच्छा लगता है तो औरों को बताएं। कुछ कमी लगती है आप मुझे बता सकते हैं। मैं लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हूं। आप किसी भी तरह मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अपने सुझाव मुझे जरूर भेजें, खासकर आपकी क्रिटिकल कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है vermasujit@yahoo.com। और दोस्तों, अगली वीडियो देखना ना भूलें, वो रहेगी मनोव्याधि मनोविज्ञान का वर्गीकरण। थैंक्स फॉर वॉचिंग।